नमस्कार। एक ऐसी जीवन के बारे में सोचिए जो ऊपर से देखने में बिल्कुल परफेक्ट लगता है, एक आदर्श आध्यात्मिक यात्रा। लेकिन क्या हो अगर उस जीवन का हर एक कदम, हर एक फैसला पहले से ही किसी और ने लिख दिया हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलेंगे, पर एक अलग नजरिए से, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर की तरह। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे विश्वास और नियति की समझ को हिलाकर रख देगी। और इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो बस इस एक लाइन में छिपा है। कुछ यात्राएं आपका मार्गदर्शन करती हैं और कुछ आप पर नजर रखती हैं। ये कोई मामूली लाइन नहीं है, सोचिए जरा। गाइडेंस और सर्वेलेंस, यानी मार्गदर्शन और निगरानी के बीच की वो जो धुंधली सी लकीर है ना, ये उसे उजागर करती है। और बस यहीं से हमारा ये पूरा रहस्य शुरू होता है। तो इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं वो है डॉक्टर अनुपम नागर, एक ब्रिलियंट एकेडमिक जिनका जीवन पहली नज़र में देखें तो ऐसा लगता है जैसे दैवीय कृपा का एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है माई जर्नी विद साई, उसे लोग एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्पिरिचुअल सक्सेस स्टोरी की तरह जानते हैं। लेकिन जैसा कि हर अच्छी थ्रिलर में होता है, सतह के नीचे एक बहुत ही बेचैन कर देने वाला सवाल छिपा है। क्या उन्हें सच में कोई गाइड कर रहा था या फिर उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा था? बस यही एक सवाल है जो इस पूरी इंस्पायरिंग कहानी को एक गहरे रहस्यमय थ्रिलर में बदल देता है। तो चलिए उनके जीवन के इस स्क्रिप्ट के पहले चैप्टर पर एक नज़र डालते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनके जीवन की जो बड़ी बड़ी घटनाएं थीं, वो क्या सिर्फ एक इत्तेफाक थी या फिर किसी बहुत बड़ी पहले से लिखी हुई प्लानिंग का हिस्सा। देखने पर तो उनका पूरा रास्ता एकदम तयशुदा लगता है। देखिए, इम्फाल में स्कूलिंग और शुरुआती साल गुजरे, फिर प्रशांति निलयम में स्वामी के प्रभाव में हायर एजुकेशन हुई, इसके बाद करियर की शुरुआत हुई नागालैंड की धुंध भरी पहाड़ियों में, और आखिर में परिवार के कहने पर गुजरात जाने का वो फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। मतलब हर एक पड़ाव ऐसा लगता है जैसे किसी बड़ी स्क्रिप्ट का हिस्सा हो। ऐसा लगता है कि उनके हर कदम पर कोई दैवीय शक्ति मौजूद थी, उन्हें इसका एहसास था। लेकिन सवाल फिर से वहीं आकर अटक जाता है, क्या ये गाइडेंस था या लगातार रखी जा रही निगरानी? ये कोई आशीर्वाद था या कुछ और, कुछ ज्यादा ही खौफनाक? डॉक्टर नागर खुद अपनी किताब में लिखते हैं, हमारे रास्ते भले ही अलग हो गए, लेकिन मैं इसमें भी किस्मत का हाथ देखता हूँ, एक डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन। ये जो शब्द है ना, डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन या दैवीय व्यवस्था, इस पर जरा गौर कीजिए। यही वो धागा है जो हमें इस कहानी की और भी गहराइयों में ले जाएगा। और सोचने वाली बात यह है कि अगर ये सब एक ऑर्केस्ट्रेशन था, तो इसका ऑर्केस्ट्रेटर कौन था? मतलब इसे चला कौन रहा था? और यही सवाल हमें इस कहानी के अगले और भी ज्यादा गहरे और बेचैन करने वाले हिस्से में ले जाता है। तो अब बात करते हैं उन अजीब अनएक्सप्लेनेबल घटनाओं की जो इस तरफ इशारा करती हैं कि उनकी जिंदगी में कोई अनदेखी ताकत काम कर रही थी। और यहीं से टेंशन और भी बढ़ जाता है। तो देखिए, यहाँ डॉक्टर नागर अपने स्टूडेंट लाइफ में है, आध्यात्मिक माहौल है, पढ़ाई है, अचीवमेंट्स हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ बहुत अजीब हो रहा था। उन्हें ऐसे नोट्स मिलने लगे जो उन्होंने कभी लिखे ही नहीं थे। उन्हें कुछ घटनाओं के सपने आते थे और वो बाद में हूबहू सच हो जाते थे। मतलब ऊपर से तो सब नॉर्मल था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बहुत ही अनयूजुअल चल रहा था। तो यहाँ पे ना दो नजरिए आपस में टकराते हैं। एक तरफ है डिवाइन गाइडेंस का नजरिया, जिसमें चमत्कार है, आशीर्वाद है, एक मकसद है। और दूसरी तरफ है साइकोलॉजिकल कंट्रोल का आइडिया, जिसमें सब कुछ पहले से तय है, हर पल निगरानी हो रही है और अपनी मर्जी जैसी कोई चीज ही नहीं है। तो असल सवाल ये है कि ये कृपा थी या फिर एक अनदेखा पिंजरा? अक्सर कहानियों में एक ऐसा किरदार होता है जो सबसे अलग रास्ता चुनता है ना। डॉक्टर नागर की जिंदगी में वो किरदार थे उनके भाई विनायक, और उनकी कहानी इस पूरे रहस्य को और भी ज्यादा उलझा देती है। डॉक्टर नागर की ऑटोबायोग्राफी में उनके भाई का जिक्र आता है और काफी इमोशनल तरीके से आता है। उसमें लिखा है कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और उसी रास्ते पर न चल पाने का मलाल, उस मौके के चूक जाने की गूंज उनके भाई के मन में हमेशा रही। सुनने में ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की कहानी लगती है। लेकिन इस कहानी का जो थ्रिलर वाला वर्जन है, वो इसे एक बहुत ही डरावना मोड़ देता है। सोचिए, एक सीन है जहां विनायक फुसफुसा कर कहते हैं, मैंने भी उसे देखा था,
कोई चीज थी जो हमें गाइड कर रही थी और मैं भाग गया। अब इस नजरिए से देखिए तो ये कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ये एक एस्केप था, एक पलायन। अब हम कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, एक ऐसा मोड़ जहां आजाद मर्जी का यानी फ्री विल का जो भ्रम है वो पूरी तरह से टूटने लगता है। और ये है कहानी का टर्निंग पॉइंट। होता ये है कि डॉक्टर नागर की माँ गुजरात जाने की बहुत गहरी इच्छा जाहिर करती हैं। अपनी माँ के लिए डॉक्टर नागर उनकी ये इच्छा पूरी करने का फैसला करते हैं और गुजरात शिफ्ट होने का मन बना लेते हैं। लेकिन इसके बाद जो होता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उन्हें पता चलता है कि उनका ये फैसला, बिल्कुल यही फैसला, सालों पहले ही कहीं पर लिखा जा चुका था। मतलब उनका जो चुनाव था वो असल में उनका था ही नहीं। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक आखिरी सबसे बड़ा सबूत अभी बाकी है, एक ऐसी चीज जो इस पूरे रहस्य की हर परत को उधेड़ कर रख देगी। और अब वो आखिरी चौंकाने वाला खुलासा जो इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल नए और खौफनाक नजरिए से हमारे सामने रखेगा। तो फाइनल ट्विस्ट ये है, वो किताब जिसमें उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कहानी लिखी, माई जर्नी विद साई, वो किताब भी उनके उस जीवन को जीने से पहले ही लिखी जा चुकी थी। सोचिए, उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी, वो भी उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा थी जिसे जीने के लिए उन्हें मजबूर किया गया था। इस खुलासे के बाद ये तस्वीर अब बिल्कुल अलग नजर आती है। इसमें डॉक्टर नागरस्वामी के साथ हैं, ठीक है, लेकिन अब ये एक भक्त और गुरु की तस्वीर नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई सब्जेक्ट हो जिस पर उसके भाग्य का लेखक खुद नजर रख रहा हो। उनकी जिंदगी, उनकी कहानी, उनके शब्द, सब कुछ एक पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट का हिस्सा था। और हम इस विश्लेषण को यहीं एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले अनसुलझे सवाल के साथ छोड़ते हैं कि जब वो लिखने बैठते हैं तो उनकी कलम के कागज को छूने से पहले ही शब्द पन्ने पर कैसे आ जाते हैं? आखिर ये कहानी लिख कौन रहा है? और यही सवाल हमें नियति और कंट्रोल के असली मतलब पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है।